नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जान जैक रूसो के बारे में, एक ऐसे विचारक जिनके आइडियाज ने, आप कह सकती हैं, दुनिया को हिला कर रख दिया। इनलाइटनमेंट के दौर के सबसे प्रभावशाली लेकिन शायद उतने ही विवादास्पद कंट्रोवर्शियल नामों में से एक। बिल्कुल। रूसो मतलब एक पहेली जैसे हैं। एक तरफ देखो तो स्वतंत्रता, समानता की बातें, हाँ। दूसरी तरफ उनके विचारों में कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा अथॉरिटेरियन लगता है। और उनका असर? ह्यूमन नेचर, समाज, शिक्षा, राजनीति, हर चीज पर इतने गहरे विचार थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर रोमांटिसिज्म और मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी तक सब पर उनका प्रभाव दिखता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं रूसो की जिंदगी और उनके जो ये जटिल कॉम्प्लेक्स विचार है उनकी गहराइयों में उतरने की। देखते हैं कि आखिर वो क्या था जो उन्हें इतना रैडिकल और इतना प्रभावशाली बनाता है। कहाँ से आई वो चिंगारी? शुरुआत उनके जीवन से करते हैं। 1712 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ और जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। ये एक ऐसा लॉस था जिसका असर मुझे लगता है उनकी पूरी जिंदगी और शायद उनकी सोच पर भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल। वो एक अकेलापन, माँ की कमी का जो एहसास है वो उनकी राइटिंग्स में झलकता भी है बार बार। पिता थे आइजैक रूसो, एक घड़ी साज, और उन्होंने रूसो को बड़े ही अलग अनकन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया। खासकर वो प्राचीन ग्रीक और रोमन वीरों की कहानियां पढ़कर सुनाते थे। अच्छा। शायद इसी से उनके मन में वो रिपब्लिकन वर्च्यू, मतलब गणतांत्रिक सद्गुण की एक बहुत ही रोमांटिक आइडियलाइज्ड छवि बनी। लेकिन लाइफ स्टेबल नहीं थी शायद। सुना है पिता को शहर छोड़ना पड़ा था। हाँ, किसी झगड़े की वजह से पिता को जिनेवा छोड़ना पड़ा जब रूसो सिर्फ 10 साल के थे। फिर वो रिश्तेदारों के पास रहे, एक एनग्रेवर के यहाँ काम सीखा, पर 16 की उम्र में वो वहाँ से भाग निकले। तो एक तरह का वो घुमक्कड़ जीवन शुरू हो गया जिसमें काफ़ी अस्थिरता थी। इसी टाइम पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उनकी मुलाकात हुई फ्रांसवाज लुइस गे वेरेन से। वो एक अमीर महिला थी जो उनकी पेट्रन बनी, लवर भी और कुछ हद तक माँ जैसी भी। ओके। उनके साथ उन्होंने शैम्बरी और लेस शार्मिट्स में जो वक्त बिताया, करीब 1728 से 1740 तक, वो रूसो के लिए एक सुकून भरा दौर था। वहाँ उन्होंने फिलॉसफी, साइंस, म्यूजिक, इन सब का खूब अध्ययन किया। अपनी आत्मकथा कन्फेशंस में उन्होंने इसे मासूम खुशी का दौर बताया है। फिर वो पेरिस पहुंचे 1742 में। हाँ। वहां उनका कोई म्यूजिक नोटेशन सिस्टम का आइडिया था, वो तो नहीं चला। हाँ, वो फेल हो गया था। पर धीरे धीरे वो वहां के जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स थे, जैसे डेनिस दिदरो वगैरह, उनके संपर्क में आए। एनसाइक्लोपीडिया के लिए भी लिखा उन्होंने। बिल्कुल। और यहीं उनकी मुलाकात हुई सरेस लवासर से, जो जिंदगी भर उनकी साथी रहीं। लेकिन उनके जो 5 बच्चे हुए, उन्हें रूसो ने फाउंडलिंग हॉस्पिटल, मतलब अनाथालय, भेज दिया। ये एक ऐसा काम है जिस पर हमेशा सवाल उठते हैं, है ना? खासकर जब वो खुद बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर इतने विचार दे रहे थे। सही बात है। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। खैर, उनका जो असली इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू था वो आया 1749 में। एक कहानी है कि वो जेल में बंद अपने दोस्त दीदरों से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक पोस्टर देखा। अच्छा। दीजो अकेडमी की निबंध प्रतियोगिता का सवाल था, क्या विज्ञान और कला की उन्नति ने नैतिकता को सुधारा है या बिगाड़ा है? रूसो कहते हैं कि उन्हें अचानक जैसे बिजली कौंधी हो इसका जवाब सूझा कि नहीं, सभ्यता की प्रगति ने इंसान की जो नेचुरल गुडनेस है उसे करप्ट किया है। और उनका वो निबंध डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स 1750 में जो आया, वो फर्स्ट प्राइज जीत गया। वो रातों रात फेमस हो गए। हाँ बिल्कुल। ये आइडिया उस वक्त जो एनलाइटमेंट का ऑप्टिमिज्म था उसके एकदम खिलाफ था। सही। और इसके बाद आया उनका और भी ज्यादा रेडिकल काम, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, 1755 में। इसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे इंसान स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी तक पहुंचा और इस प्रोसेस में इनइक्वालिटी कैसे पैदा हुई। फिर 1762 उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा। 2 मास्टरपीस पब्लिश हुए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक पिलर माना जाता है, और एमएल, और ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर एक क्रांतिकारी ग्रंथ। पर यही किताबें उनके डाउनफॉल का कारण भी बनी। हाँ, खासकर एमएल में जो रिलीजियस आइडियाज थे, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की आलोचना की और एक तरह के नेचुरल रिलीजन की बात की, वो उस समय की अथॉरिटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए। पेरिस और जिनेवा दोनों जगह उनकी किताबें जलाई गईं। अरे बाप रे। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया और उन्हें फ्रांस से भागना पड़ा। तो यहाँ से उनके जीवन का वो निर्वासन, एग्जाइल का दौर शुरू हुआ 1762 से 1767। वो डेविड ह्यूम, जो मशहूर फिलोसोफर थे,
उनके बुलावे पर इंग्लैंड भी गए, लेकिन वहां उनका वो पैरानोया मतलब शक और वहम की बीमारी वो बढ़ गई थी शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। ह्यूम के साथ उनका बहुत बुरा झगड़ा हो गया। उन्हें लगने लगा कि ह्यूम और पेरिस के उनके पुराने दोस्त सब मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये जो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स था ना कि सब उन्हें सताना चाहते हैं, वो बढ़ता ही गया। फिर वो छिपकर फ्रांस लौटे। अपने आखिरी सालों में उन्होंने ज्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स पर फोकस किया, कन्फेशंस, रूसो जज ऑफ जॉन जैक्स और रेवरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर। इनमें उनका लिटरेरी जीनियस तो दिखता है, पर साथ ही उनकी जो बिगड़ती मानसिक हालत थी, अकेलापन, पैरानोया, वो भी साफ नजर आता है। 1778 में अर्मेनोविल में उनकी मृत्यु हो गई और दिलचस्प बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1794 में उनके अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ पेरिस के पैंथियन में दफनाया गया। हाँ, वॉल्टियर के सामने। हाँ बिल्कुल, उनके वैचारिक विरोधी वॉल्टेयर के सामने। ये दिखाता है कि रेवोल्यूशनरी जेनरेशन उन्हें कितना महत्वपूर्ण मानती थी। चलिए, अब उनके कोर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था। ये हॉब्स और लॉक जैसे विचारकों से काफी अलग था, है ना? हॉब्स तो मानते थे कि वो युद्ध की स्थिति थी। हाँ, बहुत अलग। हॉब्स ने कहा था लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होती है। लॉक में नेचुरल राइट्स और प्रॉपर्टी की बात की। रूसो ने कहा नहीं, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान अकेला था, आजाद था, शांत और सेल्फ सफिशिएंट था। उसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहला, सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी अमूर्त सोई, अच्छा, मतलब खुद को बचाए रखने की एक नेचुरल सिंपल इच्छा। और दूसरा, नेचुरल कंपैशन यानी पितिये। हाँ, दूसरों के दुख के प्रति एक सहज स्वाभाविक सहानुभूति। तो मतलब नेचुरल मैन में न भाषा थी, न रीजन, न सोसाइटी। उसकी जरूरतें भी बहुत बेसिक थीं, खाना, आराम, साथी। हाँ, और ये जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। वो मॉरली ना अच्छा था ना बुरा, क्योंकि मोरालिटी तो समाज की देन है। वो इनोसेंट था, अपनी इंस्टिंक्ट्स और फीलिंग्स से चलता था, रीजन से नहीं। और वो प्रेजेंट में जीता था, भविष्य की चिंता या अतीत का बोझ नहीं। उसमें एक कैपेसिटी थी, परफेक्टिबिलिटी। हाँ, मतलब खुद को बेहतर बनाने की, डेवलप होने की पोटेंशियल। पर वो स्टेट ऑफ नेचर में लेटेंट थी, सोई हुई थी। और ये अमूर दे सोई और अमूर प्रॉपरे का जो फर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण है शायद उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। अमूर दे सोई है सिंपल सेल्फ लव, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की इच्छा। ये नेचुरल है, अच्छी है, जानवरों में भी होती है। लेकिन अमूर प्रॉपर है प्राइड, वैनिटी, अभिमान। ये समाज में पैदा होता है। समाज में कैसे? जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, दूसरों की नजरों में रिकग्निशन चाहते हैं, सुपीरियॉरिटी चाहते हैं। रूसों के हिसाब से यही अमूर प्रॉपर सारी बुराई की जड़ है, यही हमें करप्ट करता है। और ये जानना भी जरूरी है कि रूसो ये मानते थे कि ये स्टेट ऑफ नेचर शायद कभी हकीकत में था ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक सोचने का टूल है जिससे हम समझ सकें कि समाज ने हमें कैसे बदला है, क्या नेचुरल है और क्या आर्टिफिशियल। तो यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब वो अपनी सेकंड डिस्कोर्स में सिविलाइजेशन की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं है, ये समाज के डेवलपमेंट से पैदा हुई। एग्जैक्टली। जो नेचुरल इनइक्वालिटी है, जैसे उम्र, स्वास्थ्य का फर्क, वो बहुत कम थी और उसका कोई खास सोशल महत्व नहीं था। असली प्रॉब्लम है मॉरल या पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, जो पूरी तरह से समाज की देन है। रूसो के अनुसार पहला स्टेप था जब इंसान ने टूल्स बनाए, झोपड़ियां बनाई और छोटे छोटे ग्रुप्स में साथ रहना शुरू किया। ये दौर, जिसे वो नेसेंट सोसाइटी कहते हैं, फिर भी काफी हद तक इनोसेंट था। लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, जरूरतें लिमिटेड थीं। रूसो इसे ह्यूमैनिटी का सबसे खुशी का दौर मानते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये पतन कैसे शुरू हुआ? दो इन्वेंशंस के साथ, मेटलर्जी, धातु विज्ञान, और एग्रीकल्चर, खेती। इनसे आई प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, और यहीं पर रूसो की वो फेमस लाइन आती है, पहला इंसान जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा ये मेरा है, और जिसे इतने भोले लोग मिल गए कि उन्होंने यकीन कर लिया, वही सिविल सोसाइटी का असली फाउंडर था। यहीं से कंपटीशन, लालच, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय, ये सब शुरू हुआ। प्रॉपर्टी के साथ फिर डिवीजन ऑफ लेबर आया, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, कंपैरिजन शुरू हुआ, और जैसा आपने कहा, अमूर प्रॉप हावी हो गया अमूर दे सोई पर। हाँ, लोग दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने, अमीर दिखने, पावरफुल दिखने की होड़ में लग गए, और वो जो नेचुरल कंपैशन था, बिथिए, वो खत्म हो गया, क्योंकि अब हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचने लगा। अच्छा, इनइक्वालिटी बढ़ती गई। पहले अमीर गरीब का भेद संपत्ति के आधार पर, फिर पावरफुल कमजोर,
क्योंकि अमीरों ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कानून और पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, और आखिर में मास्टर स्लेव, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने इस इनइक्वालिटी को परमानेंट और लेजिटिमेट बना दिया। रूसो कहते हैं कि अमीरों ने गरीबों को धोखा दिया। उन्होंने सेफ्टी और पीस का वादा करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा, पर असल में ये उनकी प्रॉपर्टी और पावर को सिक्योर करने का तरीका था। ये कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड था। जैसा रूसो ने लिखा, सब अपनी जंजीरों की तरफ भागे, ये सोचकर कि वो अपनी आज़ादी सुरक्षित कर रहे हैं। तो उनके लिए सिविल सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं बल्कि नेचुरल लिबर्टी से एक पतन था। और ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डैमेज भी था। लोग खुद से अपनी असल नेचर से एलियनेटेड हो गए, ऑथेंटिक नहीं रहे। बिल्कुल, लोग दूसरों की ओपिनियन के गुलाम बन गए, अपनी अंदर की आवाज सुनना भूल गए। दिखावा, परफॉर्मेंस सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो गया। हर कोई एक मास्क पहनने लगा। यहाँ तक कि आर्ट्स और साइंसेस, जिन्हें एनलाइटमेंट के थिंकर्स प्रोग्रेस का सिंबल मानते थे, रूसों के अनुसार उन्होंने भी इंसान को उसकी असल जरूरतों से भटकाया, डिपेंडेंसी और वैनिटी के नए मौके दिए। इसीलिए वॉल्टेयर ने मजाक उड़ाया था कि रूसो की किताब पढ़कर तो वापस जानवरों की तरह चारों पैरों पर चलने का मन करता है। हाँ, पर रूसो ये जानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में लौटना इम्पॉसिबल है। सिविलाइजेशन के इफेक्ट्स इरिवर्सिबल थे। तो फिर सोल्यूशन क्या था? क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी बन सकती है जो लेजिटिमेट हो? यहीं पर उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, जनरल विल, है ना? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। हाँ, उस किताब की शुरुआत ही होती है उस फेमस लाइन से, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। रूसो का सोल्यूशन है एक सच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल विल, वोलोंटे जेनरल पर बेस्ड हो। जनरल विल। हाँ, ये जनरल विल सिर्फ सभी लोगों की इंडिविजुअल विल्स का टोटल वोलोंटे द तूस या विल ऑफ ऑल नहीं है। विल ऑफ ऑल तो सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट का जोड़ हो सकती है, जबकि जनरल विल हमेशा कॉमन गुड यानी सामूहिक भलाई को दर्शाती है। और ये जनरल विल बनती कैसे है? एक नए असली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। हाँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर इंडिविजुअल अपने सारे नेचुरल राइट्स पूरी कम्युनिटी को सरेंडर कर दे। ये टोटल सरेंडर जरूरी है ताकि कोई किसी से सुपीरियर न रहे, सब बराबर हों। इससे एक कलेक्टिव मॉरल बॉडी बनती है जिसे रूसो सॉवरेन कहते हैं, और इस सॉवरेन में सभी नागरिक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जनरल विल को मानना मतलब एक तरह से खुद अपनी ही विल को मानना हुआ, और यही असली फ्रीडम है। जैसा रूसो कहते हैं, ओबीडियंस टू द लॉ वन हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वनसेल्फ इज फ्रीडम। ये सुनने में थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है। यही रूसो का सेंट्रल पॉइंट है। इसे वो मॉरल या सिविल फ्रीडम कहते हैं, जो नेचुरल फ्रीडम की जगह लेती है, जिसे हम समाज में खो चुके हैं। बाय डेफिनेशन जनरल विल हमेशा सही होती है और हमेशा कॉमन गुड की तरफ डायरेक्टेड होती है। हमेशा सही होती है। हाँ, परिभाषा के अनुसार। पर यह हो सकता है कि लोग उसे पहचानने में गलती कर दें, खासकर अगर फैक्शंस मतलब गुटबाजी या प्राइवेट इंटरेस्ट हावी हो जाएं। इसे इंश्योर कैसे किया जाए? कैसे पता चले कि कोई लॉ जनरल विल को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं? उन्होंने इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई थी। हाँ, कुछ कंडीशंस बताई, जैसे कानून जनरल होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति या ग्रुप पर फोकस नहीं बल्कि सब पर इक्वली लागू हो, वोटिंग पब्लिक हो ताकि लोग सोशल प्रेशर महसूस करें और सिविक वर्चू दिखाएं, समाज में फैक्शंस या प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स ना हो, या अगर हों तो इतने सारे हों कि कोई एक डोमिनेट ना कर सके। अच्छा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा अमीरी और गरीबी दोनों ही पॉलिटिकल वर्चू को खत्म करती हैं। एक छोटा होमोजीनियस स्टेट आइडियल है जहां नागरिक एक दूसरे को जानते हों और कॉमन गुड को आसानी से समझ सकें। इसके लिए सिविक एजुकेशन और एक सिविल रिलीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। सिविल रिलीजन? हाँ, ऐसा धर्म जो सोशल यूनिटी बनाए रखें लेकिन रिलीजियस कट्टरता से फ्री हो। और वो सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया, फोर्स टू बी फ्री, यानी आजाद होने के लिए मजबूर किया जाना, इसका क्या मतलब है? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। रूसो का तर्क है कि अगर कोई सिटीजन जनरल विल को मानने से इनकार करता है तो पूरी कम्युनिटी उसे मानने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसा करके कम्युनिटी उसे आजाद होने के लिए मजबूर कर रही है। आजाद होने के लिए मजबूर कैसे? क्योंकि जनरल विल ही उसकी सच्ची रैशनल विल है, जो उसके टेम्पररी इंपल्स या सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर है। क्रिटिक्स इसे सीधे सीधे टोटलिटेरियनिज्म का लाइसेंस मानते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि ये स्टेट को किसी भी डिसेंट को क्रश करने का अधिकार देता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट की बात है और ये व्यक्ति को उसके लोअर सेल्फ से बचाकर उसकी हायर फ्रीडम की ओर ले जा रहा है। ये रूसो के फिलॉसफी का शायद सबसे ज्यादा डिबेटेड पॉइंट है। अब आते हैं एजुकेशन पर।
उनकी किताब ML 1762। ये भी एक रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट था। इसका कोर प्रिंसिपल क्या था? कैसे एक बच्चे को समाज के करप्टिंग इन्फ्लुएंस से बचाकर उसकी नेचुरल गुडनेस को मेंटेन किया जाए। इसका कोर प्रिंसिपल है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन? हाँ, मतलब नकारात्मक शिक्षा। यहाँ ट्यूटर का काम बच्चे के दिमाग में नॉलेज भरना नहीं है, बल्कि उससे समाज की बुराइयों और प्रेजुडिसेस से बचाना है। रूसो मानते थे कि बच्चे नेचुरली अच्छे, क्यूरियस और एक्टिव होते हैं। एजुकेशन को नेचर फॉलो करनी चाहिए, बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि उस पर जबरदस्ती कुछ थोपना चाहिए। किताब की शुरुआत ही इस आइडिया से होती है, सब कुछ अच्छा है जब वो क्रिएटर के हाथों से निकलता है, सब कुछ इंसान के हाथों में आकर डीजेनरेट हो जाता है। ML की एजुकेशन के स्टेजेस क्या थे? क्या खास था उनमें? रूसो ने इसे बच्चे के डेवलपमेंट के स्टेजेस के हिसाब से बांटा। इन्फेंसी, जन्म से 2 साल, फिजिकल फ्रीडम पर जोर, बच्चों को कसकर लपेटने का विरोध, माँ का दूध, माँ की देखभाल। चाइल्डहुड 2 से 12 साल, ये एज ऑफ नेचर है। सेंसरी एक्सपीरियंस से सीखना, किताबों से दूरी। मॉरल एजुकेशन सजा से नहीं बल्कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से मिलती है। जैसे खिड़की तोड़ने पर डांट नहीं बल्कि ठंडी हवा लगने का एक्सपीरियंस। इस उम्र में ML सिर्फ एक किताब पढ़ता है, रॉबिन्सन क्रूसो, जो सेल्फ सफिशिएंसी सिखाती है। अच्छा। प्री एडोलेसेंस 12 से 15 साल, ये एज ऑफ रीजन है। अब इंटेलेक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है, पर सिर्फ यूजफुल सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस। साथ ही एक प्रैक्टिकल क्राफ्ट सीखना जरूरी है। एडोलेसेंस 15 से 20 साल, ये एज ऑफ विजडम है। अब मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन का टाइम आता है। यहीं पर वो फेमस सवॉयड विकार का फेथ का बयान आता है, जिसमें नेचुरल रिलीजन की बात है। सोशल फीलिंग्स जागती हैं तो उसे सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाया जाता है। इसके बाद ML को उसकी फ्यूचर वाइफ सोफी से मिलवाया जाता है। सोफी की एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन अलग से है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये पूरी तरह जेंडर स्पेसिफिक है। अच्छा, कैसे? जहां ML को ऑटोनॉमी के लिए तैयार किया गया, वहीं सोफी को पति को प्लीज करने और घर संभालने के लिए। ये रूसो के जेंडर व्यूज पर सीरियस सवाल खड़े करता है। हाँ, ये तो है। तो गोल था एक ऐसा ऑटोनमस इंडिविजुअल बनाना जो समाज में रहते हुए भी करप्ट ना हो, अपनी नेचुरल गुडनेस बचाए रखे। इस आइडिया ने निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया। रूसो के विचारों में कई टेंशन्स या पैराडॉक्सेस भी नजर आते हैं। पहला तो यही फ्रीडम और अथॉरिटी के बीच का टेंशन है। नेचुरल फ्रीडम छोड़कर सिविल फ्रीडम पाना, जिसमें जनरल विल को मानना पड़ता है। क्या ये सच में फ्रीडम है, खासकर जब आपको आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? हाँ, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। इंसान अपनी अनियंत्रित नेचुरल फ्रीडम खोता है, लेकिन बदले में सिक्योरिटी, मोरालिटी और सेल्फ गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन पाता है। पर इसके लिए सिविक वर्च्यू चाहिए। लोगों को ये फील कराना होगा कि जनरल विल उनकी अपनी ही सच्ची इच्छा है। ये फोर्स टू बी फ्री वाली बात इसी टेंशन को पीक पर दिखाती है। क्या ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन? क्या ये मेजॉरिटी टेरेनी का रास्ता खोलता है? रूसो चाहते थे कि ओबीडियंस फ्रीडम जैसा लगे, पर यह कैसे हो, ये सवाल आज भी है। दूसरा बड़ा टेंशन है नेचर वर्सेस सोसाइटी का। वो समाज को करप्शन का सोर्स बताते हैं, पर नेचर में लौटना भी इम्पॉसिबल मानते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? समाज को सुधारना। हाँ, सोल्यूशन है समाज को ऐसा बनाना जो नेचुरल गुडनेस को डिस्ट्रॉय ना करे, बल्कि उसे प्रिजर्व या रिवाइव करे। पर यहाँ एक और पैराडॉक्स है। इसके लिए वो एक लेजिस्लेटर की कल्पना करते हैं। लेजिस्लेटर? हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति जो लोगों की ह्यूमन नेचर को बदल सके, उन्हें सेल्फिश इंडिविजुअल से वर्चुअस सिटीजन बना सके। ये अजीब है, आर्टिफिशियलिटी की आलोचना करके सोल्यूशन के तौर पे और ज्यादा आर्टिफिशियल सोसाइटी का प्रपोजल रखना। क्या इंसान समाज में कभी सच में खुश रह सकता है? शायद रूसो का जवाब नहीं था, सिवाय उस छोटे से नेसेंट सोसाइटी वाले दौर के। तीसरा टेंशन है ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस के बीच। समाज हमें दूसरों की ओपिनियन के लिए जीना सिखाता है, मास्क पहनाता है। रूसो इसकी कड़ी आलोचना करते हैं, जैसे उन्होंने थिएटर की आलोचना की थी कि वो इल्यूजन और दिखावे को बढ़ावा देता है। और फिर वो खुद कन्फेशंस में अनप्रेसिडेंटेड ईमानदारी से अपने आप को, अपनी कमजोरियों और गलतियों समेत दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये भी एक तरह का परफॉर्मेंस नहीं है? क्या समाज में रहते हुए प्योर ऑथेंटिसिटी पॉसिबल है, जहां हमारा सेल्फ काफी हद तक सोशली कंस्ट्रक्टेड है?
उनका अपना जीवन ऑथेंटिसिटी की तलाश में समाज से लगातार टकराव और आखिर में पैरानोया का शिकार हो जाना इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। रूसों का इम्पैक्ट तो जबरदस्त रहा है, खासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे तो सीधा असर माना जाता है। हाँ, रेवोल्यूशनरीज ने, खासकर जैकोबिन्स और रॉबेस्पियर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपना आइडियोलॉजिकल बेसिस बनाया। पॉपुलर सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, मोनार्की की क्रिटिक, ये सब आइडियाज वहीं तिलिए गए। पर यह डिबेट हमेशा चलती है कि क्या उन्होंने रूसों को सही समझा या उनके आइडियाज को डिस्टॉर्ट किया। क्या रेवोल्यूशन के दौरान हुआ टेरर रूसों के आइडियाज का इनएविटेबल रिजल्ट था? कहना मुश्किल है। क्या रूसों अनजाने में टोटलिटेरियनिज्म के बीज बो रहे थे या उन्हें गलत समझा गया? रोमांटिसिज्म पर भी उनका गहरा प्रभाव रहा। फीलिंग्स को रीजन से ऊपर रखना, नेचर लव, इंडिविजुअल की इनर वर्ल्ड का महत्व। निश्चित रूप से उनकी नॉवल जूली और द न्यू हेलोइस, उनकी कन्फेशंस और रेवरीज, इन सब ने रोमांटिक लिटरेचर की नींव रखी। सब्जेक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचर का इमोशनल पोर्ट्रेयल, समाज द्वारा सताए गए मिसअंडरस्टूड जीनियस का आइडिया, ये सब रूसों की देन है। वर्ड्सवर्थ से लेकर गेटे तक कई राइटर्स पर उनका असर दिखता है। एजुकेशन के फील्ड में एमिल का कंट्रीब्यूशन तो लैंडमार्क माना जाता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। पेस्टालोजी, फ्रोबिल, जिन्होंने किंडरगार्टन शुरू किया, जॉन ड्यूवी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मारिया मॉन्टेसरी, इन सब पर रूसों का क्लियर इन्फ्लुएंस है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेजेस का सम्मान, एक्सपीरियंसेस सीखना, ये सब आइडियाज वहीं से इंस्पायर्ड हैं। हालांकि क्रिटिसिज्म भी है, खासकर उनका जेंडर बायस और उनका तरीका जो आम स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं है। और पॉलिटिकल थ्योरी में पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया तो आज भी डेमोक्रेटिक सोच की फाउंडेशन है। हाँ, कई तरह के थिंकर्स उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स, कंसेंट इक्वालिटी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेट्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडियल, कम्युनिटेरियंस, कॉमन गुड, सिविक वर्च्यू। पर उनके क्रिटिक्स भी कम नहीं हैं। हाँ, क्या क्रिटिसिज्म है? जो इंडिविजुअल राइट्स की कमी, होमोजीनिटी पर ज्यादा जोर जो मॉडर्न प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज से मेल नहीं खाता, डिसेंट के प्रति इनटॉलरेंस और पॉजिटिव फ्रीडम के आइडिया के कोवर्जन में बदलने के खतरे की ओर इशारा करते हैं, जैसा आइजैक बर्लिन ने दिखाया। रूसो डेमोक्रेटिक थ्योरी के सेंट्रल टेंशंस को हाईलाइट करते हैं। आज के टाइम में भी रूसो बहुत रेलेवेंट लगते हैं। इनइक्वालिटी का सवाल, कंज्यूमरिज्म की क्रिटिक, ऑथेंटिसिटी की तलाश। बिल्कुल। बढ़ती इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर डिबेट, एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न, उनका नेचर लव देखते हुए सोशल मीडिया के दौर में ऑथेंटिसिटी वर्सेस सोशल प्रेशर का मुद्दा, एजुकेशन के पर्पस पर डिबेट, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिन पर रूसो के विचार हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन साथ ही उनके जेंडर व्यूज आज पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। होमोजेनिटी पर उनका जोर मॉडर्न डाइवर्स सोसाइटीज के लिए प्रॉब्लमैटिक है, और उनका पर्सनल कंडक्ट, बच्चों को छोड़ देना, भी उनके मॉरल अथॉरिटी पर सवाल खड़े करता है। सही कहा। उनके विचारों को क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी है। उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। खासकर फेमिनिस्ट थिंकर्स ने उनके जेंडर व्यूज को पूरी तरह रिजेक्ट किया है। वो मॉडर्न प्लूरलिज्म और इंडिविजुअल राइट्स की लिबरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आसानी से फिट नहीं बैठते। उन्होंने एनलाइटनमेंट के एस्टैब्लिश्ड आइडियाज को चैलेंज किया, लेकिन साथ ही उनके विचारों में कई प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स भी थे। उन्होंने डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के बारे में नए और प्रोवोकेटिव सवाल उठाए। उनकी लेगेसी मिक्स्ड और कॉन्टेस्टेड है। उन्होंने मॉडर्न लाइफ की कुछ फंडामेंटल टेंशंस को उजागर किया। इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, फ्रीडम वर्सेस अथॉरिटी, नेचर वर्सेस सोसाइटी, ऑथेंटिसिटी वर्सेस सोशल कन्फॉर्मिटी। शायद उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि वो हमें आसान जवाबों से सैटिस्फाई नहीं होने देते, हमें लगातार सोचने और सवाल करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। और शायद एक सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं वो ये है, क्या प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जैसा कि हम उसे आम तौर पर समझते हैं, हमेशा इंसान की खुशी और उसकी असलियत, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए बेहतर होती है? क्या इंडिविजुअल फ्रीडम और एक अच्छे वर्चुअस समाज की ज़रूरतों के बीच एक ऐसा इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है जिसे हम आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva The Epic Tales. धन्यवाद।